ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 4 पार्ट 3 युग निर्माण योजना की मूल मान्यताएं। व्यक्ति और समाज की विकृतियों से निपटने के दो मार्ग हैं। एक, दमन चक्र को अति कठोर बनाकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देना जिसमें किसी को गड़बड़ करने का अवसर ही न मिले। दूसरा यह है कि मनुष्यों की आस्थाएं ऊंची उठाकर प्रथाओं को परिष्कृत बनाकर सुख, शांति और स्नेह सद्भाव का वातावरण बनाया जाए। अधिनायकवाद और साम्यवाद की मान्यता यह है कि मनुष्य की दुष्टता को रोकने का एकमात्र उपाय प्रतिबंध है। व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाए, उसके हाथ उतने साधनहीन रखने दिए जाएं जिनसे अवांछनीय असामाजिक कार्य करने की हिम्मत की जाती है। यह प्रयोग साम्यवादी देशों में हो रहा है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता एक प्रकार से समाप्त कर दी गई है और उसे यंत्रवत बना दिया गया है। सरकार जो चाहती है वहाँ वही सुनने, पढ़ने, देखने, समझने का अवसर मिलता है। मस्तिष्क एक विशेष ढांचे में ढाले जाते हैं और ऐसी परिस्थितियां उपस्थित की जाती हैं जिनमें शासन की निर्दिष्ट दिशा के अतिरिक्त और कुछ समझने, सोचने की गुंजाइश ही न रहे। कई तरह की चीजें सामने हों तो उनमें से किसी को चुनने, पसंद करने का सवाल आता है, पर जब एक ही चीज सामने है तो दूसरी की कल्पना कैसे की जाए। लेखनी, वाणी, शिक्षा, मनोरंजन, प्रचार, कानून आदि सभी साधनों से व्यक्ति को, समाज को शासन जैसा ढालना चाहता है उसे वैसा ही ढलने के लिए विवश होना पड़ता है। संपत्ति के ऊपर सरकार का स्वामित्व है और व्यक्ति को उसके निर्वाह भर के साधन दिए जाते हैं। जब फालतू समय तथा धन पास न होगा तो गड़बड़ होगी भी कैसे। कोई स्वभाववश असामाजिक कार्य करें तो उसे मौत के घाट उतार देने या ऐसे ही कठोर दंड बुरी तरह दिया जाता है और सर्वसाधारण को उन दंडों से अतिशय भयभीत कर दिया जाता है ताकि कोई दूसरा वैसी हिम्मत न कर सके। अधिनायकवाद में सुधार का यही तरीका है। दंड, दमन, प्रतिबंध और नियंत्रण के अंतर्गत सारी वैयक्तिक और सामाजिक गतिविधियां सीमाबद्ध कर देने की नीति पर यह प्रक्रिया आधारित है। दूसरी पद्धति प्रजातंत्र की है, जिसमें वैयक्तिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा गया है और यह मानकर चला गया है कि उपयुक्त बौद्धिक साधन उत्पन्न करके व्यक्ति को श्रेष्ठता की ओर अग्रसर किया जा सकता है एवं उसके स्वेच्छा सत्प्रयत्नों से समाज के लिए नितांत उपयोगी सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाया जा सकता है। अधिनायकतावादी दिशा में समस्त संपदा पर सरकार का अधिकार रहने से उसके पास साधन बहुत रहते हैं, इसलिए यह बड़ी से बड़ी योजनाएं चला सकती है, चलानी भी चाहिए। जब साधन किसी के पास है ही नहीं तो कोई कुछ कर भी कैसे सकेगा। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की उपयोगिता प्रजातंत्र में स्वीकार की जाती है और व्यक्ति को इन आस्थाओं के अनुरूप
विचार और कार्य करने की स्वतंत्रता रहती है। इस प्रणाली में दंड की कठोरता न रहने से अपराधों के बढ़ने और अपराधियों के बचने की गुंजाइश अधिक रहने का दोष तो है, पर गुण यह है कि व्यक्ति की चेतना को कई तरह से चिंतन करने का अवसर मिलता है और कभी कोई अति महत्वपूर्ण सूझबूझ सामने आ जाने की गुंजाइश रहती है। साम्यवाद ईश्वर, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति आदि की उपयोगिता से इनकार करता है और उससे प्रजा को विरत करता है, जबकि प्रजातंत्र में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इन आस्थाओं की छाया में व्यक्ति की उच्च संवेदनाएं विकसित होने की काफी गुंजाइश रहती हैं और उनके आधार पर व्यक्ति को महानता के पथ पर बहुत आगे बढ़ने की संभावना रहती है। हम यह मानकर चलते हैं कि प्रजातंत्र में जो दोष हैं उन्हें हटाकर उसी प्रक्रिया को जनजीवन में चलने दिया जाए तो व्यक्ति की मौलिकता और महानता को विकसित हो सकने की संभावना अक्षुण्ण बनी रह सकेगी। इसलिए हमें ऐसी प्रजातंत्र प्रणाली को अपनाना चाहिए जिसके साथ धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के उच्च आदर्शों को जीवित रखने का अवसर बना रहे। इस प्रकार की मान्यता रखने में जनता के ऊपर भारी उत्तरदायित्व आता है और उसे जन स्तर पर व्यक्ति और समाज को संभालने का प्रयत्न करना होता है। प्रजातंत्र में जन तथा धन की स्वतंत्रता के कारण व्यक्ति के पास जो धन और समय की शक्ति बच रहती है उसे लोक मंगल में अधिकाधिक लगाए जाने की प्रवृत्ति चल पड़े, तभी विकास और व्यवस्था की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। सरकार के ऊपर सब कुछ करने की आशा प्रजातंत्र में नहीं की जा सकती। अधिनायकवादी सरकारें दमन और प्रतिबंध के आधार पर व्यक्ति की क्षमता सीमित कर देती हैं। फलस्वरूप कोई न तो कुछ घृणित काम कर सकता है न श्रेष्ठ। उसे मशीन की तरह जीवित भर रहकर संतोष करना पड़ता है, पर प्रजातंत्र में सृजन के साथ विनाश की और उत्कृष्टता के साथ निकृष्टता की संभावना भी विद्यमान रहती है। श्रेष्ठता का अभिवर्धन और निकृष्टता का उन्मूलन प्रजातंत्र की शिथिल कानूनों में नहीं हो पाता। इसके लिए जन स्तर पर प्रयत्न करने होते हैं। प्राचीन काल में साधु, ब्राह्मण, मनीषी और तत्वदर्शी महाभागों का यह बड़ा वर्ग निरंतर इसी कार्य में संलग्न रहता था। जनता की इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ाने और उन्हें सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करता था, जिसके आधार पर व्यक्ति और समाज की उत्कृष्टता घटने न पाती वरन निरंतर बढ़ती ही रहती थी। प्रजातंत्र शासन की सुविधाओं का लाभ उठाने की इच्छुक जनता को लोक मंगल के लिए बहुत कुछ करना होता है। प्रजा का जन कल्याण की प्रवृत्तियों में जितना अधिक अनुदान सहयोग होगा उतनी ही विकास और व्यवस्था की संभावनाएं बढ़ेगी। प्रजा यदि अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा किए बैठी रही और सोचती रही कि सब कुछ सरकार कर लेगी, तो फिर प्रगति की संभावनाएं समाप्त ही समझनी चाहिए। नए निर्माण के लिए सरकारों को भी बहुत कुछ करना चाहिए। उसे त्रुटियां सुधारने के लिए विवश किया जाना चाहिए, पर इससे भी अधिक ध्यान इस बात पर दिया जाना चाहिए कि प्रजातंत्र अपने सार्वजनिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, नैतिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अधिकाधिक उत्साह प्रदर्शित करें।
हर प्रजातंत्री प्रजाजनों की मनोभूमि यह होनी चाहिए कि साम्यवादी देशों के व्यक्ति को किस प्रकार औसत दर्जे का जीवन जीना पड़ता है और अधिक योग्यता का लाभ राष्ट्र को प्रतिबंधित रूप में छोड़ना पड़ता है, वैसा ही वह स्वेच्छा पूर्वक करे। हम देश की स्थिति को समझें और औसत दर्जे का मनुष्य जितने में काम चलाता है उतने में ही संतोष करें, और यदि अपनी योग्यता अधिक उपार्जन को समर्थ हैं तो उसे स्वेच्छा पूर्वक उदारता, देशभक्ति, पुण्य परमार्थ की भावना से लोक मंगल के लिए वापस कर दें। लोग अपने व्यक्तिगत वैभव की आकांक्षा छोड़ें और जन कल्याण के लिए किए गए प्रयत्नों में अपनी गरिमा समझें। आज अपनी प्रजातंत्री व्यवस्था साम्यवादी देशों की तुलना में प्रगति की दृष्टि से बहुत पीछे पड़ रही है। इसका प्रधान कारण एक ही है, साम्यवादी देशों के व्यक्ति को अपनी योग्यता भर का पूरा उपार्जन करना पड़ता है, पर अपने लिए न्यूनतम निर्वाह से ही संतुष्ट हो जाता है। यदि यही मनोभूमि प्रजातंत्री प्रजा की ही हो तो लोगों को अपने गुजारे के लिए औसत भारतीय के खर्च पर संतुष्ट होकर अपनी विद्या, बुद्धि, संपत्ति, प्रतिभा का लाभ समाज को वापस करने की उत्कंठा उत्पन्न हो और उसके द्वारा अनेक विकासमान रचनात्मक कार्यक्रमों का पारमार्थिक प्रयोजनों का प्रवाह गतिमान हो सकता है। साम्यवादी देशों के लोगों को जो त्याग बलात् विवशता की स्थिति में करना पड़ता है, वही आज प्रजातंत्री प्रजा स्वेच्छा पूर्वक करें तो उसे आनंद, उत्साह, गर्व, गौरव और संतोष का अनुभव भी होता रहता है, और विवशता के स्थान पर स्वेच्छा की स्थापना हो जाने से भावनात्मक प्रगति का वह लाभ मिल सकता है जो साम्यवादी प्रजा को प्रायः नहीं मिल पाता। लोक मंगल की श्रेष्ठ परंपराएं यदि चलती रहें तो एक दूसरे से उस तरह की अनुकरणीय प्रेरणा लेकर, पुण्य परमार्थ के सत्कर्मों में रुचि लेकर अधिक उल्लासित और संतुष्ट रह सकते हैं। आत्मबल बढ़ाने के लिए यह उदार सेवा साधना कितनी अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है, उसे अनुभव करके ही जाना जा सकता है। हमें नवनिर्माण के लिए इसी मनोभूमि की निष्ठा तथा दृष्टि को विकसित करने की चेष्टा करनी चाहिए। नवनिर्माण की अपनी योजना इसी पृष्ठभूमि पर बनाई जा रही है। हम मानकर चलते हैं कि शासन तथा व्यवस्था की दृष्टि से प्रजातंत्री शासन पद्धति अन्य सब पद्धतियों से अच्छी है। हम यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य केवल भौतिक साधनों की सुव्यवस्था से ही संतुष्ट नहीं रह सकता, उसे आध्यात्मिक प्रगति की भी आवश्यकता है। उसके लिए धर्म, संस्कृति और अध्यात्म को जीवित रखना चाहिए। हम नहीं चाहते कि शासन इन तत्वों को नष्ट करके मनुष्य को मात्र मशीन बना दे। हम यह मानकर चलते हैं कि हर मनुष्य के भीतर पशुता की तरह देवत्व भी विद्यमान है और उसे विश्वास है कि मनुष्य की सर्वोपरि शक्ति विचारणा है। उसे यदि उत्कृष्टता की दिशा में मोड़ा जा सके तो धरती पर स्वर्ग अवतरण और मनुष्य में देवत्व के उदय की संभावनाएं मूर्तिमान हो सकती हैं। जन सहयोग के द्वारा एकत्रित अनुदानों को हम पहाड़ों से ऊंचा और समुद्र से विशाल मानते हैं और यह विश्वास करते हैं कि यदि इस स्वेच्छा सहयोग को लोक मंगल के लिए मोड़ा जा सके तो नव निर्माण के लिए जितने साधनों की आवश्यकता है उससे अधिक ही मिल सकते हैं।
हम जानते हैं कि विश्व का नैतिक पुनरुत्थान करने की सर्वतोमुखी क्षमता से संपन्न भारत जैसे महान परंपराओं वाले देश के लिए प्रजातंत्र प्रणाली ही उपयुक्त हो सकती है, बशर्ते कि इस पद्धति को पश्चिम की नकली न रहने देकर अपने देश की परिस्थिति के अनुरूप ढाल लिया जाए। अपनी इन मान्यताओं के आधार पर हम युग निर्माण की विशाल योजना बनाते हैं। साम्यवादी सिद्धांतों के अनुरूप समस्याओं के समाधान सरल है। उस पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रह जाता, वह मशीन का एक पुर्जा मात्र रह जाता है। सरकार जैसे कुछ चाहती है उसी तरह उसे सोचने, करने और रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। समाज की स्थिति व्यक्तियों के कारण नहीं वरन सरकार की मर्जी से चलती है। ऐसी दशा में समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होती हैं तो कठोर दमन दंड के आतंक से वह देखते देखते हल हो जाती है। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता। व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है और समाज व्यक्ति को। सरकार का इस संदर्भ में बहुत ही कम प्रभाव रहता है। ऐसी दशा में व्यक्ति और समाज के सुधार की जिम्मेदारी जितनी सरकार पर रहती है उससे हजारों गुनी अधिक जनता पर आती है। जन प्रयत्न ही प्रजातंत्र की प्रगति की रीढ़ रहते हैं। व्यक्ति और समाज की अगणित समस्याओं के हल भी जन स्तर पर ही करने होते हैं। इसलिए अपनी योजना में जन जागरण, लोक मानस निर्माण की और अधिक ध्यान दिया गया है और यह प्रयत्न किया गया है कि लोक चेतना को प्रखर, प्रबुद्ध और प्रगल्भ बनाया जाए, लोक शक्ति को प्रबल किया जाए और जन सहयोग से ऐसी अगणित प्रवृत्तियों का उद्भव किया जाए जो व्यक्ति और समाज को उच्च से उच्चतम स्थिति की ओर अग्रसर करते चले जाएं। भारत की ऐसी अगणित विशेषताएं एवं परिस्थितियां हैं जो दूसरे देशों से उतना स्पष्ट तालमेल नहीं खाती, जिससे अन्य देशों में हुए प्रयोगों की नकल करके यहाँ की नवनिर्माण योजना बनाई जा सके। इतनी अधिक भाषाओं में, धर्म संप्रदायों में, प्रथा परंपराओं में ग्रस्त देश दूसरा न मिलेगा। कुरीतियों का भी वह धनी है। 1000 वर्ष की गुलामी ने यहाँ की विचारणाएं, मान्यताएं एवं प्रथा परंपराएं ऐसी बना दी हैं जो प्रगति के हर प्रयत्न में रोड़ा सिद्ध होती हैं। दूसरे देशों की मुख्य समस्याएं आर्थिक थी, जो उत्पादन उद्योग बढ़ाने से सहज ही हल हो गई। यहाँ की समस्याएं मूलतः सामाजिक है। हम गरीब इसलिए नहीं कि यहाँ उत्पादन, उद्योग, श्रम या प्रकृति संपदा की कमी है। यहाँ की गरीबी सामाजिक कुरीतियों की प्रतिक्रिया मात्र है। उदाहरण के लिए विवाह शादी के रस्म रिवाजों को ही लेवे, कितने खर्चीले हैं। यह पैसा यदि उस परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षण अथवा व्यवसाय में खर्च हुआ होता तो वही लोग बहुत अच्छा, शानदार जीवन जी सकने की स्थिति में होते, पर आज तो वे सारी जमा पूंजी स्वाहा कर कर्जदार बने, दाने दाने को मोहताज बने फिर रहे हैं। यह सब विवाह शादियों का अभिशाप है। ऐसी अनेक कुरीतियां हमारे सामाजिक जीवन में झोंक बनकर चिपटी हुई हैं। उनके रहते हमें गरीबी के अभिशाप से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। इन्हीं कुरीतियों का पेट पूरा करने के लिए हमें बेईमानी के रास्ते अपनाने पड़ते हैं। 5 बच्चों का बाप किसी प्रकार उनका पालन शिक्षण ही कर सकता है। उनके ब्याह के लिए इतनी बड़ी पूंजी किस प्रकार कहां से पाएं? उनके सामने बेईमानी के अतिरिक्त
दूसरा चारा नहीं। इन कुरीतियों के रहते अपने देश में ईमानदारी पनपने की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार स्त्रियों के प्रति लगे पर्दा प्रथा जैसे प्रतिबंधों ने आधी जनशक्ति को, आधे शरीर को लकवा मार जाने जैसी अपंग स्थिति में लगाकर पटक दिया है। वे पराधीन होकर जीती हैं, अपना भार आप उठा सकने में असमर्थ हैं। इस प्रकार आधा राष्ट्र अपंग ही बना पड़ा है। छुआछूत ने 1/3 जनसंख्या को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है, जो उचित सामाजिक सम्मान एवं उपयुक्त आजीविका साधनों से वंचित ही बने रहते हैं। जिस देश की इतनी बड़ी जनशक्ति इस प्रकार दुर्दशाग्रस्त पड़ी हो, उसे केवल आर्थिक प्रगति की बात सोचते रहने से ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। हम ऐसा नहीं सोचते कि आर्थिक सुविधा साधन बढ़ने पर अपना देश समृद्ध और सुविकसित बन जाएगा। आर्थिक बढ़ोतरी के लिए किए गए प्रयत्नों का स्वागत किया जाना चाहिए, पर यह न भूल जाना चाहिए कि अपनी वर्तमान विचार पद्धति, सामाजिक स्थिति और नैतिक पृष्ठभूमि में सुधार न किया गया तो समृद्धि बढ़ने पर भी कुछ लाभ न होगा, वरन वह संपन्नता दुष्ट दुर्बुद्धि की सहेली बनकर और भी अधिक विकराल परिस्थितियां उत्पन्न करेगी। यह हम आंखों के आगे स्पष्ट देख रहे हैं। पिछले दिनों जहां जहां जितनी जितनी संपन्नता बढ़ी है, वहां उतने ही वेग से व्यसन, अपराध, अनाचार और विग्रह बढ़े हैं। मुकदमों की, अपराधों की संख्या वृद्धि और आर्थिक उन्नति का तालमेल बिठाकर निष्कर्ष निकाला जाए तो यही परिणाम निकलेगा कि संपन्नता के बढ़ने से मनुष्य की प्रगति में रत्ती भर भी वृद्धि नहीं हुई। अनाज भाव इस महंगाई की अवधि में प्रायः 18 गुना बढ़ा है, जबकि दूसरी चीजों की महंगाई 8 गुनी से अधिक नहीं हुई। इस दृष्टि से महंगाई का सबसे बड़ा लाभ किसान को मिला है। इस पर भी उसका जीवन स्तर नगण्य ही ऊंचा उठा है। दूरदर्शिता न बढ़ने से वह पैसा कुरीतियों, मुकदमेबाजी तथा दूसरी व्यर्थ बातों में चला जाता है। यह स्थिति जब तक बनी हुई है तब तक केवल आर्थिक प्रगति की बात सोचते रहने से कुछ काम न चलेगा। हम विचार क्रांति, सामाजिक क्रांति और नैतिक क्रांति को राजनैतिक क्रांति की ऐसी सहेली मानते हैं जिसके बिना अपूर्णता ही बनी रहेगी। स्वराज्य तब तक अधूरा है जब तक हम बौद्धिक और सामाजिक मूढ़ता के नागपाश से छुटकारा नहीं पा लेते। इसलिए अपनी योजनाओं में आर्थिक प्रगति को गौण और भावनात्मक प्रगति, सामाजिक स्वच्छता और नैतिक उत्कृष्टता की अभिवृद्धि को अति आवश्यक, तुरंत ध्यान दिए जाने योग्य कार्य माना गया है। इसका तात्पर्य आर्थिक उन्नति की उपेक्षा नहीं, केवल इतना भर है कि उस एक पक्ष को दूसरे सब मिलकर संभाले, किंतु उनकी और किसी का ध्यान नहीं है। उस उपरोक्त त्रिविध क्रांति के कार्यक्रम को हम लोग संभालें और आगे बढ़ाएं। युग निर्माण योजना को उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर विनिर्मित किया गया है। यदि उसे समुचित सहयोग मिल सका
तो निसंदेह वर्तमान जटिल परिस्थितियों को अगले दिनों सुख, शांति, समृद्धि और प्रगति से भरा पूरा बनाया जा सकता है। पार्ट 3 समाप्त।